हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंडियन पॉलिटी। इसमें हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ क्वालिटी पे कम करेंगे पर अच्छी तरह से करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई दी, मतलब किस एक्ट के तहत फेडरल स्ट्रक्चर आया था। तो ये एक्ट है एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टेट, सेंट्रल प्लस स्टेट रहता है, ठीक है, वो होता है फेडरल स्ट्रक्चर। पहले में हम उसको प्रोविंस कहते हैं, मैक्सिमम प्रोविंसेस ही ब्रिटिश के टाइम में इसको यूज़ किया जाता था या इसको स्टेट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था, मतलब कौन से यहाँ से लिखे गए ऑप्शन में से किसका था जब हम फ्रेम कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सबसे हम बेस मान सकते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। यही एक बेस था जहां से इंडिया की फ्रेमिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब करता है कि इंडिया है क्या है। तो इंडिया क्या है, ये ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, सभी स्टेट्स को मिला के ही एक भारत, ठीक है, भारत बनता है, ठीक है। यही भारत की खूबी है। इसका बी इसका सही जवाब है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, तो ये कहाँ से आया है जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम। तो पहले हम जुडिशियल रिव्यू लेमन लैंग्वेज में, आम भाषा में इसको समझेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई पर्सन है जिसका, आपकी सरकार होगी, आपकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये आपके किसी राइट्स को अनदेखा कर देती है, ठीक है, उसके खिलाफ हनन होता है, तो वहाँ पे रोल आता है आपका जुडिशरी का। तो जुडिशरी क्या करती है, उस पर्सन या नंबर ऑफ पर्सन के पक्ष में वो आगे आती है और इन चीज़ों को सॉल्व करती है। जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की मशीनरी फेल हो जाती है इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ पे जुडिशरी का रोल आता है और इसलिए जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे उत्पन्न हुआ था। ये सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ था, ओरिजिनेटेड हुआ था, ये हुआ था यूएसए में सबसे पहले। इसके बाद उसके बेस पे ही इंडिया को इसमें लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली ये अभी तो नहीं होता है, बट पहले क्या होता था कि जैसे कि सरकार को लगता था या फिर कोई पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स आपके लॉ एंड ऑर्डर को हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को, तो क्या करते थे कि वहाँ पे उन पर्सन्स को उठा के जेल में डाल दिया जाता था। तो कैसे, द डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, ठीक है, डिटेंशन करते थे वो विदाउट इंटेरोगेशन, बिना पूछताछ से ही जेल में डाल देना। ये पहले होता था, उनको लगता था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को हानि पहुंचा सकते हैं, तो इस तरह से वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर देते थे। ये पहले होता था, अब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिस फॉर द कंस्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बनी थी उसका बेसिस क्या था। तो बेस था द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और जिसमें जो आपकी असेंबली की स्ट्रेंथ थी, टोटल स्ट्रेंथ उस टाइम में वो थी 389, ये आप याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वाज बोरोड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो ये प्रोविजन ऑफ फेडरेशन कहाँ से बोरो किया है, मतलब कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया है, प्रोविजन ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन मीन्स कि आपका वही सेंटर एंड स्टेट, पर मैक्सिमम इंडिया में क्या होता है, इंडिया एक क्वाजी फेडरल, ठीक है, क्वाजी फेडरल सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि सेंटर प्लस स्टेट तो है, बट जो मैक्सिमम पावर रहेगी वो सेंटर के पास ही रहेगी। तो ये इंडिया क्वाजी फेडरल है, ना कि टोटल फेडरल। तो इसमें ये लिया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन ऑफ फेडरेशन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who among the following was not a member of Constituent Assembly established in July 1946? पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी 1946 में, इसके मेंबर कौन नहीं थे। इसको आप क्वेश्चन को अगर नहीं भी आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है। सबसे पहले ऑप्शन देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी एंड अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आप अगर आपको पता होगा महात्मा गांधी जी एक लीडर थे, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, तो क्या था, ना ही वो किसी भी कमेटी के हेड थे, वो किसी सत्याग्रह पर्टिकुलर किसी भी सत्याग्रह के लीडर रहते थे, तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑप्शन सी महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस? तो कौन थे चेयरमैन? ये थे हमारे जो कि BR अम्बेडकर, जो कि इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के फादर कहा जाता है, BR अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया रिपब्लिक क्यों है? तो इंडिया रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड, ठीक है, और यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट रहता है उसका इलेक्शन होता है और इसको एक डेफिनेट पीरियड तक चुना जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि किसी भी, जैसे मान लिया जैसे चाइना में चलता है, वहाँ पे इंडेफिनेट पीरियड के लिए ही सत्ता रहती है, कहीं और जगह पे देख लो आप, रशिया में देख लो, तो इस तरह से चीज़ें इंडिया में नहीं होती। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक है क्योंकि हेड ऑफ स्टेट जो कि हमारे प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड किए जाते हैं एक डेफिनेट पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये था इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।